आर सर, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि देश की आंतरिक सुरक्षा और विदेशी निवेश का क्या संबंध हो सकता है। जब निवेशक पैसे लगाते हैं तो क्या उन्हें सिर्फ लाभ दिखता है? वेद सर मुस्कुराते हुए, अच्छा प्रश्न है अरव। चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लो भारत एक बड़ा घर है, सुंदर, विशाल, विविधता से भरा। अब सोचो, अगर इस घर के अंदर ही हर कुछ दिन में आग लगती हो या झगड़े होते हो तो क्या कोई मेहमान उसमें रहना चाहे? आरव हंसते हुए, नहीं, वो तो डर कर भाग जाएगा। वेद सर, ठीक वैसे ही देशी निवेशक भी जब किसी देश में पूंजी लगाते हैं सिर्फ मुनाफे की उम्मीद नहीं करते। उन्हें सुरक्षा, स्थायित्व और विश्वसनीयता चाहिए। आरव, तो इसका मतलब है कि जैसे ही भारत में आतंकी हमला होता है या दंगा भड़कता है तो निवेशक सतर्क हो जाते हैं? वेद सर, बिल्कुल। याद है 2008 का मुंबई हमला? उसके बाद कई देशों ने भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। यही नहीं, कई कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल दिया था। लेकिन भारत में तो फिर भी इतने सारे स्टार्टअप और निवेश हो रहे हैं, कैसे? वेद सर, सही पकड़ा तुमने। भारत की आर्थिक क्षमता और जनसंख्या का बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन निवेश वहीं जाता है जहां सुरक्षा के साथ स्थिर नीति हो। यही कारण है कि पूर्वोत्तर या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संसाधन होने के बावजूद विदेशी निवेश सीमित है। क्या साइबर सुरक्षा भी इसमें शामिल है? सर, पूरी तरह। आज का निवेशक सिर्फ सड़कों और फैक्ट्रियों में निवेश नहीं करा, डेटा, एआई और क्लाउड में भी निवेश करता है। यदि देश की डिजिटल सुरक्षा मजबूत नहीं तो विदेशी टेक कंपनियां का कदम पीछे खींच लेती हैं। इसका मतलब है कि आंतरिक सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सेना का मसला नहीं, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वेद सर, शाबाश, यही सार है। सुरक्षा एक ऐसा मंच है जिस पर विश्वास का तंबू खड़ा होता है, और जब मंच हिलता है तो निवेशक सबसे पहले भागते हैं। आरव, तो क्या यही कारण है कि भारत ने राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति और भारत नेट जैसी योजनाएं शुरू की हैं? वेद सर, बिल्कुल, ताकि हर क्षेत्र तक न केवल इंटरनेट पहुंचे बल्कि संवाद, निगरानी और विकास भी हो। ध्यान से लिखते हुए, मतलब आंतरिक सुरक्षा है आर्थिक आत्मनिर्भरता की शर्त। वेद सर, सोच से। और यह पंक्ति तुम्हारे उत्तर का सार हो सकती है। आरव, जोखिम और लाभ का संतुलन सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि जितना अधिक जोखिम उतना अधिक रिटर्न की मांग निवेशक करता है। अगर देश में आंतरिक सुरक्षा कमजोर है तो निवेशक या तो उच्च मुनाफा मांगते हैं, जो संभव नहीं होता, या फिर निवेश से पीछे हटते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संगठन बताते हैं कि राजनीतिक और सुरक्षा स्थिरता FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के सबसे बड़े निर्धारक हैं। भारत में अस्थिरता, दंगे, आतंकी हमले जैसी खबरें विदेशी में प्रमुखता से आती हैं, जो इस इंडेक्स को नीचे ले जाती हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के क्षेत्र खनिज संपन्न हैं, लेकिन वहां पर कंपनियां निवेश नहीं करती क्योंकि खनन उपकरणों की सुरक्षा लागत बढ़ जाती है, प्रोजेक्ट डिले होता है, CSR गतिविधियां सहज हो जाती हैं। पूर्वोत्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, वहां निवेश तब तक नहीं आया जब तक सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सुरक्षा बुनियाद और डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं सुदृढ़ की। कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने निवेशक बुलाए, लेकिन स्थानीय हिंसा व अस्थिरता के कारण प्रगति धीमी रही। राष्ट्रीय कंपनियां MNCs उन देशों में सप्लाई चेन बनाना चाहती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो। असुरक्षित क्षेत्रों में लॉजिस्टिक बाधाएं, प्रदर्शन और हिंसा की संभावना अधिक होती है। सुरक्षा गार्ड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोजेक्ट डिले, ये सब निवेश की लागत बढ़ा देते हैं। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में निवेश नहीं होता क्योंकि उनकी आंतरिक अस्थिरता उन्हें भू-राजनीतिक रूप से जोखिमग्रस्त बनाती है। भारत भी अगर आंतरिक हिंसा में उलझता है तो उसी श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। आज का निवेशक केवल भौतिक संपत्तियों में नहीं, डेटा इकोनॉमी में भी निवेश करता है। यदि देश में डेटा की चोरी, डिजिटल धोखाधड़ी या सेंसरशिप अधिक हो तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियां सतर्क हो जाती हैं।
भारत के लिए यह समझना आवश्यक है कि आंतरिक सुरक्षा नीति अब केवल रक्षा मंत्रालय की चिंता नहीं, बल्कि यह वित्त, उद्योग, डिजिटल इंडिया, पर्यटन और वैश्विक छवि का मूल स्तंभ बन गई है। कौटिल्य का सिद्धांत, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। राज्य की सुरक्षा ही अर्थ का आधार है। कौटिल्य कहते हैं कि यदि आंतरिक रूप से राज्य अस्थिर है, प्रजा असंतुष्ट है, अपराध फैल रहा है, दंड न है, तो धन की रक्षा नहीं हो सकती। कौटिल्य ने दंड नीति को राज्य की रीढ़ बताया। उन्होंने स्पष्ट लिखा, दंडो ही शासितारः प्रजासु दंड सुव्यवस्थित धर्म रक्षति। अर्थशास्त्र प्रथम अध्याय। यानी एक अच्छी तरह से स्थापित दंड नीति ही प्रजा को नियंत्रित कर सकती है और धर्म अर्थात व्यवस्था को बचा सकती है। कौटिल्य ने अंतःशत्रु इंटरनल एनिमीज जैसे विद्रोही, भ्रष्ट अधिकारी, असंतुष्ट वर्ग को राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और लिखा कि ऐसे राष्ट्र में व्यापार और धन की गति रुक जाती है। भीष्म नीति, राजा धर्मस्य कारणं प्रजाया सुखमूलम। राजा ही धर्म का आधार है और प्रजा की समृद्धि उस पर निर्भर करती है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि राजा यदि दंड और नीति से च्युत होता है तो राज्य में लाभ, व्यापार, कृषि और शांति सब नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का भय, सज्जनों का सम्मान, यही राजा की बड़ी नीति होनी चाहिए। राजा प्रजा हिते रतः सदा सुखम वाप्नुयात्। मनुस्मृति 7:3-5। यदि राजा प्रजा के हित में सतत लगा रहे तो राज्य में समृद्धि आती है और बाहरी लोग, विदेशी व्यापारी भी आकर्षित होते हैं। राज्य को व्यवस्था, नियम और न्याय से युक्त रखना ही अर्थ संचार की शर्त है। ईशावास्य उपनिषद, तेन तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यह नीतिगत संतुलन की शिक्षा देता है, लालच के बजाय संतुलित उपभोग जो आंतरिक शांति लाता है और समृद्धि को सुरक्षित करता है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उद्देश्य था राज्य में सभी अंगों, राजा, योद्धा, व्यापारी, सेवा वर्ग का संतुलित और शांतिपूर्ण संचालन, ताकि व्यापार, वाणिज्य बिना विघ्न के चल सके। स्कंद पुराण में नगरों के नियमन और रक्षा की बात कही गई है। नगरे च स्थिरा लक्ष्मीः यत्र यत्र नित्यं सुरक्षा। यानी जहां नियमित सुरक्षा है वहीं स्थिर लक्ष्मी, धन रहती है। नगरों में चौरस सड़कों, प्रहरी व्यवस्था, बाजार नियमन को लक्ष्मी स्थायित्व के लिए अनिवार्य माना गया। यत्र रक्षा च दंडन च यत्र धर्म प्रतिष्ठितः एव लक्ष्मीयतायिनी न चातः परितिष्ठति। जहां और धर्म संगठित है वहीं लक्ष्मी, समृद्धि टिकती है। यह स्पष्ट रूप से कहता है सुरक्षा का विघटन धन का पलायन कराता है। चोल साम्राज्य ने दक्षिण एशिया और इंडोनेशिया तक व्यापार फैलाया, लेकिन इसकी सफलता की नींव संगठित नौसेना, तटीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता पर थी। गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा गया क्योंकि उसमें आंतरिक शांति, सांस्कृतिक समरसता और व्यापारिक समृद्धि तीनों मौजूद थे। भारतीय ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि जहां धर्म, न्याय, संतुलन, सुरक्षा है वहीं अर्थ, विकास, निवेश, समृद्धि पलता है। राज्य को केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं बल्कि भीतर के अव्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार, भय और अन्याय से भी बचाना होता है। प्राचीन भारत की नीति थी अंतःस्थिर वही सफल, अर्थात आंतरिक शांति, बाहरी समृद्धि का द्वार। प्राचीन भारत में राष्ट्र की संरचना को यज्ञ की तरह देखा गया। राजा यजमान, मंत्री ऋत्विज, प्रजा सहभागी और व्यवस्था अग्नि जो सत्य और सुरक्षा से जलती है। तात्पर्य, यदि यज्ञ के दौरान राक्षस, विघ्नकर्ता आ जाएं, जैसे हिंसा, भ्रष्टाचार, आतंक, दंगे, तो यज्ञ फलित नहीं होता। निवेश उसी यज्ञ की तरह है जो शांति, संतुलन और सतत आहुति के बाद प्राप्त होता है। अशांत से कुतः सुखम। गीता। जहां अशांति है वहां स्थायी सुख या निवेश नहीं हो सकता। लक्ष्मी का आगमन वहां होता है जहां श्री, सौंदर्य, शांति, सद्भाव और सत्यनिष्ठा हो। अलक्ष्मी दरिद्रता, भय, अनाचार, विचार, हिंसा की देवी मानी जाती है। जब आंतरिक विघटन होता है तो लक्ष्मी चली जाती है और अलक्ष्मी घर कर लेती है। जहां सुरक्षा नहीं वहां लक्ष्मी नहीं, जहां शासन विफल वहां अलक्ष्मी का वास। पतंजलि योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध को शांति की कुंजी कहा गया है।
यदि हमारे भीतर विक्षोभ, राग, द्वेष, भय है तो समाधि नहीं हो सकती। राष्ट्र के स्तर पर राज्य का चित्त, उसकी जनता, प्रशासन और मीडिया की वृत्तियां। राष्ट्रीय चित्त की वृत्तियों की शुद्धि ही आंतरिक सुरक्षा है। श्री विद्या और तंत्र में श्री चक्र, कॉस्मिक मंडला को यदि एक आवरण में विघ्न हो जाए, जैसे रक्षा तंत्र, न्याय, आर्थिक संतुलन, संवाद, तो पूरा श्री चक्र असंतुलित हो जाता है। ये आवरणों की रक्षा, उसकी मध्य बिंदु बिंदुलक्ष्मी की उपस्थिति। उपनिषदों में राष्ट्र या आत्मा को वृक्ष की तरह कहा गया है। श्वत्थ सर्ववृक्षाणा, गीता 10.26। अगर जड़े, मूल आंतरिक व्यवस्था, सुरक्षा, सुरक्षित हैं, तो फल, विकास, निवेश, संस्कृति पनपते हैं। अगर जड़ें खोखली, अशांत हैं, तो वृक्ष ऊपर से कितना भी सुंदर लगे, वह सूख जाएगा। पंचतत्व और राष्ट्र, क्षिति, स्थायित्व, भूराजनीतिक सुरक्षा, स्नेह, सामाजिक समरसता, तेज, ऊर्जा, न्यायिक दंड शक्ति, वायु, संवाद, प्रशासन व जनसंपर्क, आकाश, स्थान, निवेश, विस्तार की क्षमता। यदि कोई भी तत्व असंतुलित होता है, जैसे वायु दूषित हो जाए, झूठे प्रचार, घृणा या तेज भंग हो जाए, दंडहीनता, तो समृद्धि का पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। भारत अपने प्रतीकों और आध्यात्मिक ज्ञान को केवल पूजा तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें नीति में बदल दे। यही सॉफ्ट पावर नहीं, सोलेस पावर, सोल बेस्ड पॉलिसी होगी। प्राचीन विचार, राष्ट्र यज्ञशाला, शासन आहुति। नव विचार, शासन को सार्वजनिक यज्ञ की तरह देखा जाए, जहां हर विभाग, प्रशासन, न्याय, मीडिया, सेना, जन एक संयोजित आहुति देते हैं। नीति निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण में राजधर्म और यज्ञ धर्म के मूल्यों को सम्मिलित किया जाए। शासन की गुणवत्ता को यज्ञ भंग कारकों के रूप में पहचाना जाए, जैसे भ्रष्टाचार, संवादहीनता, भय का वातावरण, मूल्यहीनता आदि। जहां शांति, न्याय और संतुलन है, वहीं लक्ष्मी स्थायी होती है। नव विचार, एक पॉलिसी इंडेक्स विकसित किया जाए जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक समरसता, प्रशासनिक जवाबदेही आदि को लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में मापा जाए। यह स्पिरिचुअल रेजिलियंस इंडेक्स विदेशी निवेशकों और नीति निर्माताओं को बताएगा कि किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक सामाजिक स्थिरता कितनी गहराई से मौजूद है। चित्त की शांति ही समाधि और फल की कुंजी है। नव विचार, आंतरिक रक्षा को केवल पुलिस या सेना तक सीमित न रखते हुए जनमानस की भावनात्मक स्थिति, फियर, एंगर, ट्रस्ट को भी एक पॉलिसी पैरामीटर माना जाए। नेशनल इमोशनल डैशबोर्ड, जो यह बताए कि किस क्षेत्र में भय, असहिष्णुता या असंतोष अधिक है, जिससे नीति हस्तक्षेप किया जा सके। पंचतत्व संतुलन से जीवन और विश्व चलता है। नव विचार, हर नीति, विशेषतः सुरक्षा और निवेश, को 5 आयामों में मूल्यांकन किया जाए। श्री चक्र स्थिर समृद्धि का परिपूर्ण संरचना। नव विचार, निवेश और विकास योजनाओं को श्री चक्र के रूप में डिजाइन किया जाए, जहां केंद्र में आत्मा, जनहित हो और परिधि पर विभिन्न सुरक्षा आवरण हो। साइबर सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द, पारदर्शिता, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा, संस्थागत स्थायित्व। ऋषियों का संवाद ही संवेद है, सामंजस्य का वेद। नव विचार, असंतोषग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस भेजने से पहले संवाद ऋषि भेजें, प्रशिक्षित लोक संपर्क प्रतिनिधि जो जनभावनाओं का अध्ययन कर सके। जनसंवाद पंचायत जैसे संस्थान जहां जनता के साथ नीति निर्माताओं का नियमित आत्मीय संवाद हो। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। नव विचार, केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि नैतिकता, पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक समरसता के मूल्य को निवेश मूल्यांकन में जोड़ा जाए। CSR को यज्ञदान मानते हुए स्थानीय समुदायों से सांस्कृतिक नैतिक बंधन स्थापित किया जाए। योग संतुलन, संलग्नता, चेतना। नीति निर्माताओं के लिए पॉलिसी योगा रिट्रीट्स, जिसमें भारतीय ग्रंथों के प्रतीकात्मक, चित्त शुद्धि और ध्यान आधारित प्रशिक्षण हो।
इससे नीति और निवेश की सोच केवल गणना नहीं, अनुभूति पर आधारित होगी।